हम क्रिया के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं। पिछली चर्चाओं में हमने अध्ययन किया कि क्रियाएं बनावट के विचार से दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के साथ कर्म की संभावना होती है, जबकि अकर्मक क्रिया के साथ कर्म की संभावना नहीं होती है। आज हम सकर्मक क्रिया के भेद के बारे में अध्ययन करेंगे। चूंकि सकर्मक क्रिया के साथ कर्म की संभावना होती ही है, फिर भी कुछ सकर्मक क्रियाएं ऐसी होती है जो अपने अर्थ को स्वतः पूर्णतः स्पष्ट कर देती है, और कुछ सकर्मक क्रियाएं ऐसी होती है जो अपने अर्थ को स्वतः पूर्णतः स्पष्ट करने में असमर्थ होती है। इस आधार पर सकर्मक क्रिया के दो भेद माने गए हैं, एक पूर्ण सकर्मक क्रिया और दूसरी है अपूर्ण सकर्मक क्रिया। पूर्ण सकर्मक क्रिया, पूर्ण का तात्पर्य ही है पूरा, अर्थात जिस सकर्मक क्रिया के लिए किसी पूरक शब्द की जरूरत नहीं पड़ती है, वह स्वतः अपने अर्थ को व्यक्त कर पाती है, तो ऐसी क्रिया को पूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसे हम परिभाषा के रूप में कहते हैं कि वे सकर्मक क्रियाएं जो अपने अर्थ को स्वतः पूर्णता से व्यक्त करने में समर्थ होती है, पूर्ण सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे गाना, पढ़ना, खाना, भेजना, देना वगैरह वगैरह। इन क्रियाओं पे विचार कीजिए। यह क्रिया जो है गाना, रीता गा रही है, अगर उसमें हम गीत शब्द का प्रयोग कर देते हैं या गजल या सवैया वगैरह, तभी तो अर्थ स्पष्ट होता ही है। और गीत कर्म को का प्रयोग नहीं करने से भी ये गाना क्रिया जो है अपना अर्थ स्पष्ट करने में स्वतः समर्थ है। इस पढ़ना क्रिया का भी प्रयोग जब वाक्य में करते हैं तो इसके लिए किसी अन्य पूरक शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती है। स्वतः यह पढ़ना क्रिया जो है अपना अर्थ स्पष्ट करने में समर्थ है। जैसे मोहन पढ़ता है, और जब इस पुस्तक शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं तब भी ये पढ़ता है क्रिया जो है अपना अर्थ स्पष्ट कर लेती है। उसी तरह से हम अगर भेजना क्रिया का प्रयोग करते हैं, रमेश ने भेजी है, अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि वह कुछ न कुछ भेजा होगा, चाहे वह मिठाई हो या किताब हो, कॉपी हो, कलम हो। भेजने से, भेजना क्रिया का प्रयोग करने से यह भेजना क्रिया जो है स्वतः अपना अर्थ स्पष्ट कर देती है। यदि उसमें हम दिनेश के लिए पुस्तक शब्द का प्रयोग करते हैं तभी अर्थ स्पष्ट होता है, और दिनेश के लिए पुस्तक शब्द का प्रयोग नहीं करने के बाद भी रमेश ने भेजी है, अर्थ स्पष्ट हो जाता है। उस तरह से सौम्या ने दिया, यदि हम इसमें तन्या कुहार कर्म का प्रयोग करते हैं तब भी अर्थ स्पष्ट होता है। अगर इस तन्या कुहार कर्म का प्रयोग नहीं करते हैं तब भी यह दिया क्रिया जो है अपना अर्थ स्पष्ट करने में समर्थ है। ये पुरुष सकर्मक क्रिया जो है इसके भी दो भेद माने गए हैं। एक ऐसी पुरुष सकर्मक क्रिया जिसमें एक कर्म होता है, और दूसरी है वैसी सकर्मक क्रिया जिसके दो कर्म होते हैं। तो कर्म की संख्या के आधार पर पूर्व सकर्मक क्रिया के दो भेद माने गए हैं। एक है एक कर्मक क्रिया और दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक, इसके अर्थ से ही स्पष्ट है कि एक कर्म वाला, अर्थात ऐसी क्रिया जिसके साथ एक कर्म की संभावना हो, वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है।
इसे हम परिभाषा के रूप में भी इस प्रकार कहते हैं, व्यस्त कर्म क्रियाएं जो केवल एक ही कर्म लेती है, एक कर्म क्रिया कहलाती है। जैसे खाना, पीना, पढ़ना। यदि हम इस खाना, पीना, पढ़ना क्रिया का वाक्यगत प्रयोग करते हैं, जैसे मोहन आम खा रहा है। मोहन खा रहा है, क्या खा रहा है? आम। यहां पर खाना क्रिया के लिए आम एक ही कर्म है, इसीलिए यह खाना जो है एक कर्म क्रिया है। अन्य वाक्य लिखिए, सीता चाय पी रही है। सीता पी रही है, क्या पी रही है? चाय। तो यहां पर चाय जो है यह एक ही कर्म है, इसलिए यह पीना भी जो है एक कर्मक क्रिया है। अब हम द्विकर्मक क्रिया पर विचार करते हैं। इन शब्दों के शब्दार्थ पे ध्यान दीजिए। द्विकर्मक, द्वि का मतलब है दो, और कर्म में को प्रत्यय जोड़ा गया है। को का मतलब होता है वाला, अर्थात दो कर्म वाली क्रिया द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। अर्थात वे सकर्मक क्रियाएं जो दो क्रियाएं लेती है द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे देना, बेचना, भेजना, लेना, खरीदना। इन क्रियाओं को जब हम वाक्यगत प्रयोग करते हैं तो स्पष्ट होता है कि इसमें दो दो कर्म है। जैसे मैंने उसको किताब दी। यहां देखिए, उसको भी एक कर्म है और किताब भी एक कर्म है। अर्थात मैंने दी, क्या दी? किताब। यह किताब जो है निर्जीव है और यह प्रत्यक्ष कर्म है। प्रत्यक्ष कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार ही क्रिया होती है। किसको दिया? उसको। यह उसको जो है वह से बना है और वह जो है वह सजीव है। सजीव कर्म की पहचान करने के लिए क्रिया में किसको लगाकर प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिलता है वही सजीव कर्म होता है। और सजीव कर्म अप्रत्यक्ष कर्म कहलाता है, क्योंकि इस अप्रत्यक्ष कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया नहीं होती है। अन्य वाक्य देखिए, मोहन ने सोहन को गाड़ी बेच दी। बेच दी, क्या बेच दी? गाड़ी। इसीलिए यह गाड़ी जो है प्रत्यक्ष कर्म है और इस गाड़ी के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार ही दी क्रिया का प्रयोग किया गया है। और किसको किसको दी? तो सोहन को। सोहन क्या है? यहां पर सजीव है और इसमें को विभक्ति लगी हुई है। और जो सजीव कर्म होता है वह अप्रत्यक्ष कर्म होता है और उसके लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया नहीं होती है। इसीलिए तो सोहन को यहां पर अप्रत्यक्ष कर्म है। तो स्पष्ट है कि कुछ ऐसी भी क्रियाएं हैं जिसमें दो दो कर्म होता है। एक होता है सजीव कर्म और दूसरा है निर्जीव कर्म। निर्जीव कर्म को प्रत्यक्ष कर्म कहते हैं और सजीव कर्म को अप्रत्यक्ष कर्म कहते हैं। प्रत्यक्ष कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार ही क्रिया होती है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर्म की पहचान करने के लिए क्रिया में क्या, किसे या किसको लगा के प्रश्न करते हैं। क्रिया में क्या लगा के प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है वह प्रत्यक्ष कर्म होता है। उसी प्रत्यक्ष कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया होती है। जैसे किताब के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया आई है। गाड़ी के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार दी क्रिया आई है। जब क्रिया में किसे या किसको लगा के प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर मिलता है वह अप्रत्यक्ष कर्म होता है, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया नहीं होती है। जैसे इसको दी, उसको, अर्थात यह अप्रत्यक्ष कर्म है। इस अप्रत्यक्ष कर्म के अनुसार क्रिया नहीं आई है। किसके अनुसार आई है? किताब के अनुसार। उसी तरह से बेच दी भी एक क्रिया है,
किसको बेच दे? तो सोहन को। सजीव है, इसमें को विभक्ति लगी हुई है, अर्थात यह अप्रत्यक्ष कर्म है और इस अप्रत्यक्ष कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया नहीं होती है। वही बात मैंने ध्यातव्य में लिखा है, क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह निर्जीव संज्ञा प्रत्यक्ष कर्म कहलाती है, जबकि क्रिया में किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह सजीव संज्ञा अप्रत्यक्ष कर्म कहलाती है। सकर्मक क्रिया का दूसरा भेद है अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अपूर्ण का मतलब है कि जो पूर्ण नहीं हो, इसीलिए ऐसी क्रिया को अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसे हम परिभाषा के रूप में कहते हैं वे सकर्मक क्रियाएं जो अपने अर्थ को स्वतः पूर्णता से व्यक्त करने में समर्थ नहीं होती है, उसे अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे चुनना, समझना, मानना, बनाना वगैरह वगैरह। इन क्रियाओं पे विचार कीजिए। इस क्रिया को जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो आपको आभास सा होगा कि कुछ छूट रहा है। अगर इसने किसी शब्द का योग कर दिया है तो क्रिया पूर्णतः अर्थ स्पष्ट कर देगी। जैसे आपने मुझे मुखिया क्यों चुना, इस मुखिया शब्द को हम हटा देते हैं। आपने मुझे क्यों चुना कहने से यह क्रिया जो है पूर्णतः अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाती है। यदि उसी में हम मुखिया शब्द का प्रयोग कर देते हैं तो इस चुनना क्रिया का अर्थ पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है। जैसे आपने मुझे मुखिया क्यों चुना, तो ये मुखिया जो है कर्ता के साथ आने वाले ही कर्म है और इसका प्रयोग कर देने से इस चुनना क्रिया का अर्थ पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है। इसीलिए चुनना जो है यह अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अन्य वाक्य देखिए, आप मुझे मूर्ख समझते हैं। आप मुझे समझते हैं कहने से आधा अधूरा लगता है। अगर उसमें मूर्ख शब्द का हम योग कर देते हैं कि आप मुझे मूर्ख समझते हैं, तो समझना क्रिया अपना अर्थ पूर्णतः स्पष्ट कर देती है। उसी तरह से वह श्याम को अपना भाई नहीं मानती। यहां देखिए, भाई भी क्या है? कर्म है। इस कर्म का हम उपयोग नहीं करते हैं, वह श्याम को अपना नहीं मानती। ऐसा कहने से अर्थ आधा अधूरा अस्पष्ट होता है। अगर उसमें हम भाई शब्द का प्रयोग कर देते हैं, वह श्याम को अपना भाई नहीं मानते, तो इस मानना क्रिया का अर्थ पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है। इसीलिए यह मानना क्रिया जो है अपूर्ण सकर्मक क्रिया का